सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि 23 दिसंबर को केंद्र सरकार ने वन रैंक ऑन पेंशन को अप्रूवल कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसके बाद में DSW का एक लेटर निकलता है 4 जनवरी 2023 को। उसके अंदर प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट आए हैं, जिन्होंने 1 जुलाई 2014 के बाद में ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट ली है, वो वन रैंक ऑन पेंशन के दायरे में नहीं है। सैनिक भाइयों, आज आप लोगों से भी सवाल है और मोदी जी से भी सवाल है, जिन्होंने 2015 के अंदर फरीदाबाद की रैली में यह कहा था कि सेना के जो छोटे रैंक होते हैं, जो कंधे के ऊपर बंदूक रख के दुश्मन से लोहा लेते हैं, अगर उनको वन रैंक ऑन पेंशन नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? वन रैंक ऑन पेंशन के वो दायरे में है। सैनिक भाइयों, आप भी कमेंट करके बताना, क्या मैं जायज हूं जो मैंने बातें रखी? अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताना, कपिल भाई आप यहां पे गलत। इसके साथ में मैं उस गोदी मीडिया जो यूट्यूबर हैं, जो मोदी जी का नाम लेके कि मोदी जी ने बहुत जबरदस्त फैसला था, वन रैंक वन पेंशन को रात को मंजूरी दे दी, सब चंकित रह गए, एक तूफान ला दिया। जबकि एक सच्चाई है कि जो रातों रात वन रैंक वन पेंशन को अप्रूवल किया गया और उसमें जवानों की अनदेखी की गई, और यहां तक जो सैनिक विधवाएं हैं, सैनिक बहन है, माताएं हैं, वो भी दूर हटा दी। क्योंकि अभी जो मैं सवाल उठाऊंगा वो झकझोर देंगे आपको कि वो जो गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर वालों को नहीं मिलेगा, क्या प्रीमेच्योर जिसने ली है ऑन रिक्वेस्ट, जो सैनिक आया है कम उम्र में, क्या वो आते ही यहां पे कलेक्टर बन गया? कलेक्टर तो नहीं बना, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियों में खड़ा होगा वो। सैनिक भाइयों, क्योंकि देखो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, ये आवाज पहुंचाती है सरकार तक। उसकी जो इंटेलिजेंस है, खुफिया विभाग है, वो भी अपनी रिपोर्ट देते हैं भारत सरकार को कि सैनिक समाज में ये चल रहा है। जब वो किसी भी समाज की बात हो, एक यूट्यूबिया कह रहा है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसके सिर पे बाल नहीं है, उसने अपनी नैतिकता भी खो दी। जो एक नैतिकता होती है कि वो इस समाज का हिस्सा है, और जो सामाजिक गुण होते हैं एक व्यक्ति में, वो भी उसने खो दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज का हम नमक खा रहे हैं, उस समाज का नमक खा के नमक हलाली कर रहे हैं। सैनिक भाइयों, वो यूट्यूबिया कह रहा है कि जो प्रीमेच्योर आते हैं वो सिर्फ 3-4% आते हैं। साल में 80,000 के करीब सैनिक आते हैं और साल में 3,000 के करीब प्रीमेच्योर आते हैं, और बाकी कलर सर्विस वाले आते हैं। मेरा सवाल उससे भी है और आप लोगों से भी है। सैनिक भाइयों, इन्फेंट्री यूनिट में 800 से ज्यादा की स्ट्रेंथ होती है और सिर्फ 42 जेसीओ साहिबान बन पाते हैं इन्फेंट्री यूनिट में। तो बाकी जो 800 बच गए, वो उनको कौन सा रैंक मिलता है जो 800 पीछे बच गए? क्योंकि अगर कोई इन्फेंट्री यूनिट में 21, 22, 23 साल में भी जेसीओ साहिबान बन गया, तो वो अगले 6 साल के लिए उस वैकेंसी को होल्ड कर देता है और बाकी निकलना शुरू हो जाती। और जबकि सच्चाई यह है कि 60% से ज्यादा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आती है। अगर हम यूट्यूबिया की भी माने कि वो कह रहा है कि 3,000, सिर्फ 3,000 प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आती है, और
तो पिछले जुलाई 2014 से लेके जुलाई 2019 तक 5 लाख के करीब पूर्व सैनिक रिटायरमेंट आए, जो इनका डाटा है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, 5 लाख सैनिक और शामिल की। तो इसका मतलब 15,000 सैनिक ही प्रीमेच्योर हुए। तो 15,000 के लिए सरकार राजनीतिक हानि क्यों चाहेगी? क्योंकि एक सैनिक के पीछे कम से कम 7-8 वोट है, तो वो इतनी हानि क्यों चाहेगी? वो तो उनको दे देना चाहिए अगर इतनी ही स्ट्रेंथ है। सैनिक भाइयों, उसके बाद में आप प्रीमेच्योर को देखोगे जो आते हैं, उसमें से कितने % को सरकारी नौकरी लगती होगी? ज्यादा से ज्यादा 30 या 45% के करीब, नहीं तो बाकी जो करते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां करते हैं। अब हम अगर उस यूट्यूबिया की बात माने जो गंजा है, जिसके अंदर बिल्कुल नैतिकता नहीं है कि सरकार तक क्या बात पहुंचानी चाहिए, वो सिर्फ एक गोदी मीडिया चला रहा है। और जवान भाई वहां देख भी रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हो। मेरे हर सवाल का कमेंट में जवाब देना। सैनिक भाइयों, आपसे मेरा एक सवाल है, सामाजिक तौर पे, नैतिकता तौर पे और भावनाओं के साथ में इसका उत्तर देना। 1 जुलाई 2014 के बाद में एक सैनिक रिटायरमेंट आ गया। उस समय एक जवान को ही ले लेते हैं। उस समय वो जवान जो जुलाई 2014 के बाद में रिटायरमेंट आया, उसकी जो पेंशन थी एक नायक की 18,427 रुपये थी, वही पीछे पास की गई थी। खुदा ना खास्ता 2015 में किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी धर्मपत्नी को, जो विधवा है, उसको 7 साल तक स्पेशल पेंशन मिली और 2021 में उसको जो पेंशन मिली वो मिली 30%, मतलब 12,500 रुपये के करीब। ऐसा क्यों? आप 500 रुपये की कीमत नहीं लगा सकते, पर 500 रुपये उस विधवा के लिए कितने जरूरी हैं, यह कीमत लगा लीजिए। दूसरी बात, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उन्होंने कंपाउंड भी लिया है, जो जुलाई 2014 के बाद में आई, उनकी पेंशन वैसे ही 12-13 हजार रुपये आती होगी, सूबेदार की 15-15.5 हजार रुपये आती होगी। सरकारी नौकरी आप लोगों ने पता है कितनी हैं। अगर उनके बच्चे 8वीं-10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कूल नहीं भी है, तो पर मंथ की 4,000 रुपया फीस है। अगर थोड़ा सा अच्छा स्कूल है तो 8,000 से ज्यादा की स्कूल फीस है। रह गई दूसरी बात, जो जुलाई 2014 के बाद में जो प्रीमेच्योर आए, जो जॉब भी कर रहे होंगे, चाहे वो बैंक मैनेजर लगे हुए हो, चाहे वो तहसीलदार लगे हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस विभाग में, खुदा न खास्ता उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको क्या मिलेगा उस विभाग से? जो उसका कुछ कटौती होगी वही तो मिलेगी उसको, क्योंकि पेंशन तो उसको लागू है नहीं 2004 के बाद में, तो उसको मिला क्या? हम क्या नहीं सोचते कि अगर हम रहे या ना रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? एक बात बताता हूं सैनिक भाइयों, मेरे बटालियन का एक मेरा भाई 2016-17 में रिटायरमेंट आया और आज से 2 साल पहले हिसार हरियाणा में सुबह सुबह वो सैर के लिए निकले।
उसकी धर्मपत्नी है और वो सैनिक। पीछे से एक ट्रक आया और उनके ऊपर से निकल गया। वो दोनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उन बच्चों को ठीक है 7 साल तक स्पेशल पेंशन मिलेगी, उसके बाद में वो 30% हो जाएगी। जब वो 30% होगी उनकी पेंशन, जब वो जिंदगी के साथ में संघर्ष कर रहे होंगे, अपने आप को खड़े करने की एक लड़ाई लड़ रहे होंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो हाथ था वो हट गया। मैं उन 2 बच्चे जो है ना, वो मेरे साथ का भर्तीवाड़ है, उनकी चिंता है मेरे को कि वो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में आए, जिनसे उनको 500,000 रुपए का फायदा हो। सैनिक भाइयों, जो यूट्यूब ये है ना, वो बहुत गलत चीजें परोस रही, बहुत गलत चीजें परोस रही। जब 23 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें एक नायक की पेंशन दिखाई गई, एक हवलदार की दिखाई गई, एक सिपाही की दिखाई गई, सूबेदार मेजर की दिखाई गई, और इन्होंने क्या कहा कि इतनी बढ़ोतरी है, इतना एरियर मिलेगा, इतना परसेंटेज लग गया। और मैंने क्या कहा है, लेंथ ऑफ सर्विस है। ये कभी ये नहीं बताते कि 15 और 16 साल में जो रिटायरमेंट आया है, जो सिपाही है, जो नायक है, जो हवलदार है, उनको क्या बेनिफिट हो। तो भाइयों, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बैठ के रोटी खा रहा है, ये कहावत है ना, सुनी होगी। सैनिक भाइयों, जो सैनिक विधवाएं हैं, माता बहनें हैं, वो भी नहीं है इसके दायरे में। 1 जुलाई 2014 के बाद में जिसने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, और जबकि 1 रैंक ऑन पेंशन की परिभाषा ही यही है कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आया है, उनको इसका बेनिफिट मिले, तो वो तो भार हो गई। तो ये बच किसके लिए गई? गोदी मीडिया जो ये चला रहे हैं ना, ये सामाजिक तौर पे ना तो ये इंसान है और ना इनके अंदर एक इंसानियत है कि ये अपने समाज का बेहतर, उसके लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं। हम यहां पर झूठ की खट्टी खाते रहते हैं और सच को दूर फेंकते रहते हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इसके अंदर, इसके दायरे में होने चाहिए। अगर प्रीमेच्योर जिसने रिटायरमेंट ली है जुलाई 2014 के बाद में, अगर वो कलेक्टर, एसपी या वो कोई कैबिनेट सचिव बन गए हों या देश के बड़े बड़े मंत्री बन गए हों, तो ठीक है, ठीक, आप मत दो उनको। दूसरी तरफ जो इसके दायरे में नहीं है, जो सर्विस 54 साल से लेकर 60 साल तक करके आते हैं, वो इसके दायरे में। अपर रैंक कभी भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं लेता। अगर कोई लेता भी है तो वो परसेंटेज बहुत कम है। वो बहुत ही ज्यादा मास्टरमाइंड है, पढ़े लिखे हैं, जिनको बड़ी बड़ी कंपनियों में, फॉरेन में करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है। और जो टीएस होते हैं वो यहीं पे रीसेटलमेंट में भी वो डांगरी पहन के घूमते रहते हैं। तो उनको जरूरत नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको करोड़ों का पैकेज मिला हुआ, और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। सैनिक भाइयों, मैंने अपनी सारी बात रख दी। अगर प्रीमेच्योर को हक चाहिए, क्योंकि उनको यह सोचना पड़ेगा कि हम क्या पता कल रहे या ना रहे,
पर हमारे पीछे एक ही चीज है, एक ही साधन है जो हमारे परिवार का लालन पोषण कर सकता है, वो है डिफेंस की पेंशन। आज चाहे वो टीचर बन जाओ, चाहे पटवारी बन जाओ, चाहे तहसीलदार बन जाओ, उससे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि जुलाई 2014 के बाद में जो सरकारी नौकरियों में भी लगे हैं, तो अभी तक उनकी 4, 5, 6 साल सर्विस हुई होगी, और खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में हो जाते तो उनकी जो कटौती हो रखी है, जो उन्होंने अपने वेतन से कटवा रखे हैं पीपीएफ में, वही उनको मिल जाएंगे 5-7 लाख रुपए। और 5-7 लाख जब वो उनको मिलेंगे, अगर 2 बच्चे हैं तो साल में जब उनका एडमिशन होता है मार्च में, तभी निकल जाएंगे 1.5-2 लाख रुपए। तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये आपका हक है और इस हक के ऊपर आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। संविधान के दायरे में धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए, जिसके साथ में अपने साथ फेरे लिए है, उनके लिए, उनकी जिम्मेवारी आप लोगों के पास में है, क्योंकि आप लोगों ने साथ फेरे लिए थे कि भाई हम इनका लालन पोषण करेंगे। तो ये इसलिए, अगर ये प्रीमेच्योर इसमें शामिल नहीं किए गए तो इनकी पेंशन बहुत सारी, जो पेंशन इनको मिल रही है, और इन्हीं के साथ में जो रिटायरमेंट लेंथ ऑफ सर्विस उसी रैंक से करके आए हैं और उतने ही साल करके आए हैं जुलाई 2014 से पहले वाले, तो उनकी ज्यादा हो जाएगी और इनकी कम हो जाएगी आने वाले समय में। और अभी भी इसका बहुत सारा फर्क होगा। तो सैनिक भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 6 फरवरी का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में है, जंतर मंतर पे है, आप यूट्यूब चैनल देखते रहना या खबरें देखता रहना, उसके अंदर आप लोगों को एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा और अपने आप को बताना पड़ेगा कि इस पे हमारे सैनिकों का हक है जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं। और मोदी जी को भी बताना पड़ेगा कि जो मोदी जी ने फरीदाबाद में कहा था कि हमारे छोटे सेना के छोटे रैंक के सैनिक कंधों पे बंदूक लेके दुश्मन से लोहा लेते हैं, वो क्यों नहीं प्रीमेच्योर के दायरे में। और दूसरी मेरी यूट्यूब चैनल वाले से इतनी, क्या कहूं मैं, कि जब तेरे में इतना दिमाग है तो ये क्यों नहीं बता देता कि नायब सूबेदार, क्योंकि तू भी नायब सूबेदार है, तेरा नायब सूबेदार का कितना बेनिफिट है इसमें, सूबेदार का कितना और सूबेदार मेजर का कितना। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई मेरे चैनल पर रिपोर्ट लगी हुई है, ये कहीं नहीं चलता, ना व्यू आते। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अच्छा आप लोगों की आवाज़ उठाई है तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे जवानों तक ये जागरूकता जाए और जवान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शांतिपूर्वक आंदोलन में हिस्सा ले सके 6 फरवरी को। जय हिंद।